हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको हर रोज स्टैटिक जीके की बहुत ही शानदार क्लास लाते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संपूर्ण संविधान के, आप देख सकते हो, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के ऑल आर्टिकल्स। एकदम चुटकियों में क्या करा देंगे बच्चा, क्लियर करा देंगे। बस आप एक काम कर लेना कि आप इनको 20 टाइम रिवीजन कर लेना। आपने अगर 20 टाइम रिवीजन किया, कोई माई का लाल आपकी नौकरी को आपसे छीन नहीं सकता है। असर मटेरियल हम दे रहे हैं, आप बस दिमाग पर रख लो, उतना काम तो भाई आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। आप जैसा कि देख रहे होंगे, स्टैटिक भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाने वाले हैं, जिसमें बेटा हम आपको कुछ बातों पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, संविधान कब बना, क्योंकि इधर उधर की ज्यादा बातें हम पढ़ा नहीं रहे, टू द पॉइंट केवल बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होंगी, जरूरी होंगी। देख रहे होंगे, आपसे पूछेगा कुल संविधान बना कब था, तो भैया देखो, बनना कब स्टार्ट हुआ था संविधान, किस मिशन के तहत बना था, आपको पता है कैबिनेट मिशन के तहत बना था। कोई पूछे किस मिशन के तहत संविधान बना था, तो भैया कैबिनेट मिशन के तहत। कई एग्जाम में ये पूछा गया, कैबिनेट मिशन के तहत बना था। किसके तहत बेटा, कैबिनेट मिशन के तहत ये बना था। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कंप्लीट कब हो गया था, बनना कब से स्टार्ट हुआ था। देखो 26, आपसे पूछे कब से बनना स्टार्ट हुआ, तो आप बताओगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। बेटा कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद दूसरी बैठक जो हुई थी बेटा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी बच्चा, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए थे बच्चों, ठीक है ना। और इसमें उपाध्यक्ष पूछे तो भाई एस.सी. मुखर्जी थे। एस.सी. मुखर्जी इसमें क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और बेटा सलाहकार पूछे तो इसमें बी.एन. राव क्या थे, बी.एन. राव सलाहकार थे। इस चीज को आप बस दिमाग पर रख लेना, ठीक है ना। इतना आप लोग जो है दिमाग पे। पर बेसिक सी बात यह है कि ये संविधान जो है ना कब बना था, तो 26 नवंबर 1949। याद रखना, इसीलिए 26 नवंबर को भैया संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना, 26 नवंबर को। लेकिन लागू देखो, इस दिन केवल 16 आर्टिकल लागू किए थे, इतना ध्यान रखना संविधान के। लेकिन बन गया था, लागू कब किया था आप सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को बच्चा पार्टी हमने संविधान को फाइनली क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, एक एक बच्चे को पता होगी भाई। अब कितने आर्टिकल देखो, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस दिन कुल कितने आर्टिकल थे बेटा, तो 395 आर्टिकल थे। याद रखना, उस संविधान को मूल संविधान कहते हैं। उसमें 8 अनुसूची थी। कितनी थी बेटा, 8 अनुसूची थी। भाग कितने थे बच्चा, तो 22 भाग थे जिस समय संविधान बना था, लागू हुआ था, ठीक है ना। किसे सौंपा था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, इनको क्या किया था भैया, सौंपा गया था, ठीक है ना। आप सबको पता चल गई होगी। तो 24 जनवरी को मनोनीत राष्ट्रपति बने थे, 26 जनवरी को चुनकर के राष्ट्रपति बने थे, इसीलिए 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और भारत जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया था, ठीक है ना। तो पूछे गणतंत्र क्यों, कि जिस देश का प्रमुख जो है बेटा वो चुन करके बनता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। अब आ जाओ भाई, संविधान आपको पता है समय परिस्थिति के आधार पर संविधान में बदलाव होना जरूरी है, तो उसके लिए संशोधित संविधान। पहले तो ये पूछेगा संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, आपका सीधा हिट जवाब होना चाहिए आर्टिकल 368। इस क्वेश्चन को कभी भूलना नहीं। आप 368 के तहत बेटा क्या होता है, संविधान में बच्चों संशोधन होता है। याद, गांठ बांध लो भाई, गांठ बांध लो। उतना मस्त पढ़ाऊंगा आपको कि बस पूरा संविधान अभी खत्म है, अगले 20 मिनट में, केवल मात्र 20 मिनट में संविधान। फिर संशोधन के बाद आर्टिकल कितने आज संविधान में, तो भैया 450 आर्टिकल, 450 प्लस आर्टिकल है वर्तमान संविधान में। संख्या में 395 ही है। अनुसूची कितनी हो गई है, तो बेटा 12 अनुसूची हो गई है। कितनी बढ़ गई, 4 की बढ़ोतरी हुई। भाग कितने हैं इस समय, 25। कितने भाग बढ़ गए बेटा, 3 भाग बढ़ गए। वैसे तो 4 बढ़े हैं, एक कम हो गया, इसीलिए 25 भाग हैं। कितना समय लगा था संविधान को बनने में, ये पूछे तो भैया 2 साल 11 माह और भैया 18 दिन लगे थे। दिमाग में रट्टा मार के इस चीज को भर लो, ये भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। कई और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भाई कितना खर्च आया। खर्च तो 64 लाख रुपए खर्च आया था, ठीक है ना। संविधान का जो प्रारूप था बेटा, उसमें कितना टाइम लगा था, तो संविधान के प्रारूप में 164 दिन लगे थे। कितने बेटा, 164 दिन लगे थे, जो संविधान का प्रारूप तैयार होने में लगे थे, ठीक है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखोगे, क्योंकि बिना कुछ टाइम वेस्ट किए बेटा सीधा चलते हैं, क्योंकि हेडिंग ही हमारी क्या है, अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखो ये हम आपको अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं।
पूछ लेगा आपसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस आर्टिकल में है, सीधा जवाब होना चाहिए ये आर्टिकल 1 में है बेटा। किस में है, संविधान के आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र होता है, ठीक है ना। भाग 1 में है। भाग 1 में पूछे कितने आर्टिकल हैं, तो भैया भाग 1 में 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल हैं, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत यहाँ तक तेजी से बताइए। अब इसके बाद बच्चा क्या है, अगला कह रहा है, देखो ये भाग 1 है, ये आर्टिकल अभी छोड़िए, इसमें भाग 1 लिख देना, 1 से 4 आर्टिकल तक इसी भाग में है, ठीक है ना, इसी भाग में है। नागरिकता किस भाग में, कई एग्जाम में पूछा गया बच्चों, ये नागरिकता कई एग्जाम में पूछा गया है, कह देना भाग 2 में है नागरिकता, आईएएस तक में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। भाग 2 में कितने आर्टिकल हैं, 5 से 11। मौलिक अधिकार किस भाग में है बच्चा, सीधा हिट मारना भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है बच्चों, क्या है, फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट सरकार तानाशाह बन जाए ना, इसीलिए लोगों को, भारत के नागरिकों को और कुछ विदेशियों को भी, कुछ राइट्स विदेशियों को भी दिए गए हैं, ठीक है ना। ये सरकार तानाशाह ना मिले, तो सरकार को सीमित करने के लिए लोगों को दिए गए कि भाई सरकार एक लिमिट में काम करे, ठीक है ना। तो ये भाग 3 है। इसमें कितने प्रकार के हैं, तो देखो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक का उपचार अधिकार। ये बेटा क्या है, ये जो है ना, ये कुछ भाग दिए गए हैं जो मूल अधिकार को तोड़ा गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 14 से 18 तक जो है वो समानता के आर्टिकल हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और 19 से 22 तक जो आपको दिए गए हैं ये भैया स्वतंत्रता के दिए गए हैं, ये चीज दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। तो ये कुछ आर्टिकल हैं आपके लिए। डीपीएसपी क्या है बेटा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के भाग 4 में है। ये जो है ना लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, ठीक है ना। आपसे पूछे भाग 3 में कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो आर्टिकल 12 से 35 ये मूल अधिकार में दिए गए हैं। और बेटा भाग 4 में जो आर्टिकल दिए गए हैं तो वो 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक जो आर्टिकल है बेटा, ये याद रख लेना, दिमाग में भर लेना, ये भाग 4 में है। इसमें डीपीएसपी है, मतलब राज्य को उम्मीद की गई है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए डीपीएसपी जो दे रखा है उनको देख करके ही विभिन्न योजनाओं को बनाए, ठीक है ना। और ध्यान रखना, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर कोर्ट में नहीं जा सकते। ये परिवर्तनशील नहीं है, और बेटा ये परिवर्तनीय नहीं है, और ये बाद योग्य नहीं है, ये परिवर्तनीय भी है और बाद योग्य भी है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य बेटा संविधान के भाग 4 का में है, सॉरी 5 का में है, इसमें है संविधान के भाग 4 का, कौन सा है बेटा, 4 का। और ये आर्टिकल इसके लिए बनाया गया है बेटा, आर्टिकल 51 का बनाया गया, ध्यान रखना। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, किसकी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को आगे चल करके 86वां संविधान संशोधन के तहत बेटा इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य और क्या कर लिया गया बच्चा, शामिल कर लिया गया। ध्यान रखना, 11वां मौलिक कर्तव्य और शामिल कर लिया, शिक्षा मतलब गार्जियंस का काम होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, ठीक है ना। अब इसमें ये संघ कौन सा है बेटा, ये भाग 6 में है। ये केंद्र के बारे में बात की गई है, ये आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। इसके साथ ही बेटा कुछ आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल, भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में दे रखा है, किसमें, आर्टिकल 1 में। नागरिकता पर संसद की शक्ति, ये आर्टिकल 11 में, संसद नागरिकता को लेकर के क्या बना सकती है, कानून बना सकती है बेटा, ये ध्यान रखना। मूल अधिकार, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकार के अनुसार राज्य क्या होता है बेटा, ये आर्टिकल 12 में है बच्चों। आपको पता चल जाएगी भाई मूल अधिकार के अनुसार राज्य क्या होता है, ये चीज उसमें बताई गई है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। इसके साथ ही बेटा न्यायिक समीक्षा, तो ये आर्टिकल 13 में है, मारवाड़ी केस बनाम, ये अमेरिका का केस है, ध्यान रखना, 1803 में अमेरिका में लागू हुआ था सबसे पहले न्यायिक समीक्षा, वहीं से हमने लिया है, ठीक है ना। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है भाई सरकार जो कानून बना रही है, जो जुडिशरी है, उसकी क्या करेगी, समीक्षा कर सकती है, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 में है बेटा, ये मूल अधिकार है आपके, ध्यान रखना, ये क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा भेदभाव का अंत, तो भेदभाव के अंत के बारे में बच्चा आपसे पूछे तो किसके आधार पर,
धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई सार्वजनिक स्थलों पर कुआं, पोखर, मंदिर वगैरह में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन कहता है? तो बच्चों ऐसा आर्टिकल 15 कहता है। कौन सा? ऐसा आर्टिकल 15 कहता है, ध्यान रखना। नौकरियों में समानता आपको आर्टिकल 16 देता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अगर नौकरी लायक होगा मानक के अनुसार उसे नौकरी दी जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अस्पष्टता का अंत बेटा आर्टिकल 17 में है बच्चों। किसमें? जल्दी बोलिए। अस्पष्टता मतलब छुआछूत, सीधा सीधा कह सकते हो छुआछूत, ठीक है ना, इसका अंत, ठीक है ना। उपाधि का अंत बेटा आर्टिकल 18 में है बच्चों। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधि। मतलब आपको ये नहीं कह सकते श्री श्री 108 महाराज पधार रहे हैं, इस तरह की कोई उपाधि नहीं दे सकते, लेकिन शिक्षा और खेल में आपको पुरस्कार दिए जा सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर आपसे पूछे तो सीधा सीधा कहना भाई ये किस में है? आर्टिकल 19 में है। आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अभिव्यक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। आर्टिकल 19A में बेटा, आर्टिकल 19A में क्या है? 19A में भैया बोलने की स्वतंत्रता है, ध्यान रखना। आर्टिकल 19 में क्या है बेटा? बोलने की। सभी मेरे पास आवाज आ रही है ना सभी बच्चों की? मेरी आवाज सभी बच्चों के पास आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, आइए। अब देखो बोलने की स्वतंत्रता होगी। अगला कह रहा है शांतिपूर्ण तरीके से आप एकत्रित हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 19, ऐसा बच्चों आर्टिकल 19B कहता है आपसे, याद रख लेना। इसमें अलग अलग तरह के आर्टिकल हैं, आप सभी बच्चों को ये आर्टिकल क्या रखने होंगे? याद रखने होंगे। आप संघ बना सकते हो, देखो पुलिस संघ नहीं बना सकती, सेना संघ नहीं बना सकती, ठीक है ना, तो किसान संघ बना सकता है। ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 19C में है। किसमें है बेटा? आर्टिकल 19C में। देश में कहीं भी आ जा सकते हो आर्टिकल 19D के तहत। आर्टिकल 19D के तहत आप लोग कहीं भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है ना, कहीं भी जा सकते हो भारत में, आपको अधिकार है। कहीं भी बसने का अधिकार है आपको। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19E के तहत आपको कहीं भी बसने का अधिकार है। अगर आपसे ऐप पूछे तो संपत्ति का अधिकार है, जिसे हटा दिया गया है, ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे आर्टिकल 300A में रख दिया है और वहां पे विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये ध्यान रखना। ये कहीं भी आप व्यापार वाणिज्य कर सकते हो, हथियार वथियार गलत चीजों का व्यापार नहीं करोगे। आर्टिकल 19G में है। किसमें है बच्चों? आर्टिकल 19G में। मतलब आप देश के किसी भी हिस्से में व्यापार वाणिज्य कर सकते हो, आर्टिकल 19G आपको अधिकार देता है, बशर्ते आप वो व्यापार नहीं करोगे सरकार की तरफ से क्या है वो अवैध है। दिमाग में डाल लो, सरकार की तरफ से अवैध व्यापार आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप याद रखना। उसके साथ ही अगला है बेटा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 21 है, जीने का अधिकार जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये आर्टिकल 21 है बेटा, इसमें जीने का अधिकार भी आता है। इसमें शादी करने का अधिकार, अच्छे पर्यावरण में रहने का अधिकार, भारत में भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार, ये सब जीने के अधिकार में आते हैं, आप लोग ध्यान रखना। आर्टिकल 19 में जो वाक एवं अभिव्यक्ति है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। आप किताब लिख सकते हो, पत्रिकाएं लिख सकते हो, आर्टिकल 19 में, ठीक है ना। यहाँ पे आप जीने के अधिकार के अंतर्गत आते हो। देखो अन्य देशों में मरने का भी अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ मरने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हमारे यहाँ पैसिव यूथेनेसिया है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो जो व्यक्ति मौत की कगार पे है और उस पर बहुत सारे मेडिकल टूल्स रखे हुए और फिर भी नहीं बच पा रहा है, तो उसके घर के जो सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि भाई जो मेडिकल उपकरण है उनको उससे हटा दीजिए, जिससे कि वो अपनी रियल मौत के लिए प्राप्त हो जाए। बेटा आर्टिकल शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A में है, 21A में है बच्चों, ध्यान रखना। ये था नहीं, लेकिन ये 86वां संविधान संशोधन और 2002 में भारत में ऐड कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना। बेगारी एवं मानव तस्करी, ये आर्टिकल 23 में है बच्चों, है ना। किसी पर बेगारी नहीं करवाओगे, देह का व्यापार नहीं करोगे, नौकर वोकरों को बेच देते हैं वैसा कुछ नहीं करोगे। बलात्श्रम बेटा आर्टिकल 24 में है बच्चों, बच्चों पर कार्य नहीं करवाओगे। जिस बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है उस पर कोई भी भारी काम नहीं करवाओगे। कल कारखाने फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाओगे, बड़ी बड़ी खाद्यान्नों में काम नहीं करवाओगे, और भी भैया कोई काम नहीं करवाओगे। इसके लिए 2016 में बाल मजदूरी अधिनियम पर रोक कानून बना था, ठीक है ना। अब देखो धर्म की स्वतंत्रता कहाँ पे है भैया? ये आर्टिकल 25 से 28 तक है, आर्टिकल 25 से 28। इसमें बेटा धर्म की ही स्वतंत्रता कह रखी है। 25 में कहा भी गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने अंतः मन से किसी की भी आस्था कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से कर सकते हो, जबरदस्ती आप पर कोई नहीं करवाएगा, ये ध्यान रख लो। अल्पसंख्यकों के अधिकार, जो माइनॉरिटी होते हैं जिनकी संख्या धर्म के आधार पर कम है बेटा, वो आर्टिकल 29 में है। किसमें है? याद रखना, आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 30 में जो शिक्षा है, शिक्षा संस्थान,
उनकी बेटा स्थापना की बात की गई है और उनके प्रशासन की बात की गई है। किसकी स्थापना? अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना और बेटा उनके प्रशासन की बात की गई है, जैसे एएमयू वगैरह, ठीक है ना, और भी बीएचयू वगैरह, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कुछ कॉलेज वगैरह शिक्षा संस्थान बनाए गए, तो उनका प्रशासन और उनकी स्थापना की बात आर्टिकल 30 में की गई है। किस में की गई? यहाँ आर्टिकल 30 और लिख लेना आप लोग, है ना, एकदम से समझ आ रहा होगा। संपत्ति का अधिकार आपको पता है आज कहाँ चला गया, वैसे ये 31 में था, आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब ये 300 का में चला गया है, ध्यान रखना 300 का में चला गया है 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है ना। कहाँ चला गया है भाई? ये चला गया 300 का में। संवैधानिक उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, ये आर्टिकल 32 में है। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी ने आप व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन किया है, तो आप संविधान के आर्टिकल 32 फर्स्ट के तहत कोर्ट में जा सकते हो, और आर्टिकल 32 सेकंड के तहत कोर्ट जो है ना, इसमें 5 प्रकार की रिट दे रखी है, तो उन रिट के तहत आपको कोर्ट जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मौका दे देता है। ये आर्टिकल 32 के तहत है ना, तुम सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हो, और इसे अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है ना। ये मैग्ना कार्टा भी है, लोगों के अधिकारों के मैग्ना कार्टा भी इनको कहते हैं, मूल अधिकारों को ध्यान रखना, भाग 3 को, ठीक है। तो इसमें 5 प्रकार की रिट है, बंदी प्रदक्षिकरण रिट है, अधिकार प्रेक्षा रिट है, उत्प्रेषण रिट है, समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये रिट जो है ना, ये रिट लोग डालते हैं जिनके मूल अधिकारों का क्या होता है बच्चा? उल्लंघन होता है, ठीक है ना। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आर्टिकल 39 में है बच्चों, 39 में है, याद रखना। और पुरुष हो या स्त्री हो, अगर उसने समान समय में समान कार्य किया है तो बेटा उसे वेतन भी समान मिलेगा, ये 39 घ में है। किस में है? 39 घ। ग्राम पंचायतों का गठन बेटा डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायतों का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, आप सबको पता है, क्योंकि भारत गांव में निवास करता है, ऐसा गांधी जी ने बोला था, ठीक है ना। समान सिविल सहायता, ये आर्टिकल 44 में है बच्चों, सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। कृषि एवं पशुपालन, आर्टिकल 48 में है ये। और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ध्यान रखना आर्टिकल 48 जो बोला गया है बेटा, वो पर्यावरण के बारे में बोला गया है, दिमाग में डाल लो सभी बच्चे, पर्यावरण के बारे में बोला गया है, और साफ कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करिए। संरक्षण मतलब बना के रखिए, संवर्धन मतलब और बढ़ावा दो, और वन्य एवं वन्य जीवों का भी संरक्षण करिए। ये आर्टिकल 48A में कहा गया है, 48A में, ठीक है ना, ये कहा गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, आर्टिकल 50 में, मतलब कोर्ट जो है न्यायपालिका सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी बच्चों, ये बोला गया है, ठीक है। इसके साथ ही प्यारे बच्चों अब आगे आ जाइए, अगला कह रहा, अगर आपको अच्छे से पता हो तो भाई आर्टिकल 50 हो गया, आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य, देखो ये रहा आर्टिकल 51 में तो वैसे पूछे जाए तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने की बात की गई है। आर्टिकल 51 का, ये आर्टिकल 51 का है जिसमें मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहले 10 थे फिर 11 हो गए। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में होगा, तो भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 52 में कहा गया है। और संघ की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में ही निहित होगी, उसके कोई भी काम होंगे कार्यपालिका के बेटा तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। कार्यपालिका का मतलब कह सकते हो एक प्रकार से सरकार, ठीक है ना, उसके सभी काम राष्ट्रपति में निहित होंगे, ये आर्टिकल 53 में बोला गया है, दिमाग में भर लो अपने में, इसमें बोला गया है, आर्टिकल 53 में बोला गया है, ठीक है ना, याद रहेगा सभी को। अब इसके बाद आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 में दे रखा है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें? आर्टिकल 54 में है बच्चों। राष्ट्रपति शपथ कौन से आर्टिकल के तहत लेता है? तो ध्यान रखना अनुसूची 3 के तहत नहीं लेता, आर्टिकल 60 के तहत लेता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 3 पद ऐसे हैं जो संविधान की अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते बच्चों, वो आर्टिकल के तहत शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति किसके तहत लेता है? 60 के तहत। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसे हम राष्ट्रपति पर महाभियोग बोलते हैं, आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति ने कोई ऐसा कृत्य किया है जिससे संविधान का क्या हुआ बच्चों? उल्लंघन हुआ है, दिमाग में भर लो। ये सब आर्टिकल मैं आपको भर दूंगा, बस आप 2-3 बार रिवीजन कर लेना, पेपर में एक भी क्वेश्चन छूट जाए मुझसे कहना आप लोग, ठीक है बच्चा। अब उसके बाद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति जो है फांसी की सजा को भी क्या कर सकता है बच्चा? फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, सजा को छोटी भी कर सकता है, सजा की प्रकृति चेंज कर सकता है, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखना इस चीज को। राष्ट्रपति का अभिभाषण आर्टिकल 87 में है, 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो ध्यान रखना, नई लोकसभा चुनी हो या पहली साल की पहली बैठक हो रही है तो उस समय राष्ट्रपति क्या देता है, अपना अभिभाषण देता है, विशेष अभिभाषण, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा भाई संयुक्त बैठक कहाँ है, राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक, तो आर्टिकल 108 में। ये संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति के बुलाने पर संयुक्त बैठक लगती है, जब दोनों सदनों के बीच कोई तालमेल नहीं खा रहा होता, तो जॉइंट सेशन की बात आर्टिकल 108 में की गई है। राष्ट्रपति अगर मान लो सदन नहीं चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही है और अकस्मात देश के लिए किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। इस बने हुए कानून को ही अध्यादेश कहते हैं। आर्टिकल 23 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 123, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, आर्टिकल 143 के तहत, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये। 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। उपराष्ट्रपति होगा भारत का एक ऐसा आर्टिकल 63 में बोला गया है। आर्टिकल 63 भी बेटा कई एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, 63 को भी पूछा गया है। राष्ट्रपति पदेन सभापति होगा, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 64 में। ये भाई पद पर रहते हुए सभापति बनेगा, क्योंकि इस पर उपराष्ट्रपति का भी पद है, ठीक है ना। तो ये राज्यसभा का क्या होता है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है आर्टिकल 64 के तहत। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूछे तो आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति शपथ पूछे तो कह देना 69 के तहत, आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति क्या लेता है, शपथ लेता है, ठीक है। चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी सुनवाई। ऐसा बच्चों आर्टिकल 71 में बोला गया, 71 में बोला गया, आर्टिकल 71 में बोला गया है कि भाई चुनाव में विवाद होने पर, देखो चुनाव खत्म होने के बाद ही होगा, ये दिमाग में डाल लो अपने में, ठीक है ना, चुनाव के बाद ही होगा। आ जाओ बेटा आगे, कह रहा है प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में है, किस में है, आर्टिकल 74 74 में। ये किस में है बेटा, आर्टिकल 74 में, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। मतलब प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति बनाता है। मंत्रिपरिषद में बेटा सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आता है, उप मंत्री भी आते हैं, राज्य प्रभार मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार, सब मंत्री आते हैं इसमें। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, जो भी सरकार के मैटर होते हैं भाई यही सुनता है उन सभी मैटरों को, ठीक है ना। संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 79 संसद। और संसद किन किन से मिलकर बनी है बेटा, तो ध्यान रखना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं संसद के, दिमाग में भर लो अपने में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पूछा गया है कौन संसद का अंग नहीं है, राज्यसभा जो बेटा आर्टिकल 80 में है बच्चों, याद रखना इसे भी। और भैया लोकसभा आर्टिकल 81 में है बच्चों। लोकसभा लोकप्रिय सदन होता है, जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाती है, ठीक है ना। राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में अब कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता, आंग्ल भारतीयों का प्रबंध क्या कर दिया, हटा दिया गया है, ठीक है ना। हाल में लोकसभा के 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें प्रतिनिधित्व जनता ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 93 बोलता है, ठीक है ना। ये अध्यक्ष जो है संसद के सदन की क्या करता है, लोकसभा के सदन की अध्यक्षता करता है। कौन, देखो अयोग्य ठहरा देगा, दल बदल के आधार पर संसद के सदस्य को अयोग्य ठहराने का भी अधिकार इसके पास होता है। कौन धन विधेयक होगा या नहीं होगा, ये अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, ध्यान रखना। ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का मेंबर भी होता है, लेकिन उससे सदस्यता खत्म करने के बाद ये लोकसभा का क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है, ठीक है ना। स्पीकर का निर्णायक मत अगर आपसे पूछे कि भाई स्पीकर का निर्णायक मत मतलब अंतिम निर्णायक मत कब देता है वो, तो आर्टिकल 100 के तहत देता है, आर्टिकल 100। तो आर्टिकल के तहत स्पीकर को निर्णायक मत देने का मतलब दोनों तरफ अगर बराबर बराबर वोट है तो वो अपना वोट जिधर भी डाल देगा वो निर्णायक मत है। धन विधेयक पूछे आर्टिकल 110। तो सरकार के जितने भी सरकारी खर्चे और सरकारी आय होती है वो सब धन विधेयक में आती है। ये धन विधेयक हमेशा लोकसभा में सबसे पहले जाता है और अनिवार्य रूप से पास होना जरूरी होता है। राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाता है। राज्यसभा का कोई भी अधिकार बहुत ज्यादा धन विधेयक पर नहीं होता, एक तरफा अधिकार इसमें किसका होता है, लोकसभा का होता है धन विधेयक पर, ठीक है। वित्तीय विवरण कहते हैं बेटा, इसे बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट। संविधान में बजट शब्द नहीं है लेकिन वित्तीय विवरण कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना। ये संविधान के आर्टिकल 112 में है, इसमें है 112 में, ठीक है भैया। लेखा अनुदान मांग, जो मांग सरकार लिख करके करती है, ठीक है ना। ये कई प्रकार की मांगे हैं, आर्टिकल 116 के तहत करती है। वित्त विधेयक पूछे तो आर्टिकल 117 में क्या है, वित्त विधेयक।
वित्त विधेयक में 11 मांगे होती हैं बेटा, 5 मांगे तो होती हैं धन विधेयक की। धन विधेयक में कितनी मांग होती है? 5 5, ये 6 मांगे और होती हैं वित्त विधेयक में, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा, अब बेटा आगे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का गठन और स्थापना आर्टिकल 124 में है, ध्यान रखना किसमें है? आर्टिकल 124 में। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय पूछे, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर दोगे कमेंट में कि भाई अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के साक्ष्य की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, तो आगे ऐसा कोई केस पड़ता है तो उन मैटर को, उन कागजों को सीधा अभिलेखीय न्यायालय में रख दिया जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये याद रखना इस चीज को। के कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 148 में है। ये होता है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, मतलब सरकार के जो खर्च होते हैं, ये क्या का ध्यान रखना, खर्च पे ही समीक्षा करता है, ऑडिट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं इसे। राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो संविधान के आर्टिकल 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। जो पावर केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही लगभग पावर राज्य में राज्यपाल की होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में पूछे तो आर्टिकल 154 में है, ध्यान रखना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पूछे तो आर्टिकल 155 में क्या है, इसकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है। शपथ किस आर्टिकल के तहत लेता है? तो भैया मैंने कही थी ये 159 आर्टिकल के तहत। 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो संविधान की सूची के तहत शपथ नहीं लेते, तीसरी अनुसूची के ये आर्टिकल के तहत लेते हैं। एक राष्ट्रपति जो आर्टिकल 60 के तहत लेता है, एक उपराष्ट्रपति जो आर्टिकल 69 के तहत लेता है, एक राज्यपाल जो आर्टिकल 159 के तहत लेता है। राज्यपाल भी सलाह लेता है बेटा अपनी मंत्रिपरिषद से आर्टिकल 163 के तहत। आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल भी क्या लेता है? सलाह लेता है। एकदम से दिमाग में भर लो इन आर्टिकल को, ठीक है। अब आगे आ जाओ बेटा। आगे देखो, राज्यपाल की जो सलाह है ना, ये मंत्रिपरिषद देती है सलाह राज्यपाल को, ध्यान रखना। कौन देती है? मंत्रिपरिषद देती है। आपसे पूछ लेगा महाधिवक्ता, जैसे महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, वैसे ही राज्य का सबसे बड़ा वकील जो होता है वो संविधान के आर्टिकल बेटा 165 में दे रखा है। 165 में ये राज्य की सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। राज्य विधानमंडल के बारे में बेटा, इसकी संरचना के बारे में पूछे आपसे तो कह देना आर्टिकल 169। आर्टिकल 169। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। एक तो राज्य विधानमंडल होता है जो आर्टिकल 168 में है, ध्यान रखना। देखो ये थोड़ा गड़बड़ लग गया है। ये आर्टिकल 168 में है राज्य विधानमंडल। जैसे केंद्र में लोकसभा होती है वैसे राज्यों में जनता के द्वारा सीधे ये एमएलए चुने जाते हैं, ये एमएलसी होते हैं। ये आर्टिकल 169 में बेटा। और अभी हाल फिलहाल में यूपी में, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है बेटा? इनमें है एमएलसी, मतलब विधान परिषद है। जैसे राज्यसभा होती है केंद्र में, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होती है, ठीक है। सभी राज्यों में नहीं है। आपसे पूछे भाई विधानसभा किस में है, तो आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 170 में, जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। विधान परिषद की संरचना पूछे तो आर्टिकल 171 में है। किसमें है? आर्टिकल 171 में है, इसे याद रखना। यहाँ भी अध्यक्ष होता है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछता है, सीधा सीधा कह देना आर्टिकल 178। 178 में है। जैसे लोकसभा स्पीकर होता है केंद्र में, वैसे ही विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है? हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट 214 में है। और हाई कोर्ट के गठन की बात जो की गई है, हाई कोर्ट के जो गठन की बात की गई है बेटा, वो 216 में की गई है। 214 में कहा गया है राज्यों का हाई कोर्ट होगा। और यहाँ हाई कोर्ट की रिट के बारे में बात करें आपसे तो ये आर्टिकल 226 में है। जैसे 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली जाती है। हाई कोर्ट के गठन की बात करें, गठन, तो बेटा ये आर्टिकल 216 में है, ये याद रखना, आर्टिकल 216 में है। अगर पंचायतों की बात करें तो आर्टिकल 243 है ना, ये पंचायतों की बात की गई है, ठीक है ना। तो आगे चलें बेटा। कह रहा है राज्य के विषय पर संसद का कानून बनाने का अधिकार। संसद राज्य के विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है बेटा, आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है ना। ये कानून राज्य के विषय पे कह रहा है। जब आपातकाल लगा होता है तो राज्य के विषय पर संसद जो कानून बनाती है उसके लिए आर्टिकल 50 यूज किया जाता है। इमरजेंसी जब देश में लगी होती है 250, 250 के तहत, ठीक है। नदी जल बंटवारा की बात करें तो आर्टिकल 262, नदियों को लेकर के कोई विवाद होता है तो बेटा आर्टिकल 262 के तहत, होता नहीं है कई राज्यों को लेकर के नदी में विवाद होता है, तो बेटा 262 के तहत क्या कर सकते हो? सोल्व। अंतर्राज्यीय परिषदों की बात करें तो आर्टिकल 263 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ना। ये जगह जगह अंतर्राज्यीय परिषदें होती हैं जो क्षेत्र के क्या करती हैं? बंटवारा करती है। जो क्षेत्रवाद, भाषावाद वगैरह ऐसे कुछ राज्यों को लेकर के आपस में मुद्दे होते हैं, सीमाओं को लेकर के, तो ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या करती है? उसका निपटारा करती है। भारत की संचित निधि,
आर्टिकल 266, भारत का जितना भी पैसा आता है वो उसका लगभग पैसा जो है भारत की संचित निधि में इकट्ठा किया जाता है। इसी से भारत का कर्ज वगैरह खर्च किया भी जाता है। कुछ पैसा लोक लेखा खाते में भी जमा किया जाता है, लेकिन अधिकांश पैसा जैसे किसान का पैसा और या भविष्य निधि का पैसा ये लोक लेखा में किया जाता है, ठीक है ना, पोस्टल वगैरह का। बाद बाकी सभी पैसा आर्टिकल 266 के साथ संचित निधि में। एक आकस्मिक निधि होती है, देखो संचित निधि पर अधिकार जो है ना संसद का होता है, संसद में बहस के बाद ही पैसा निकाला जाता है। बजट का सब पैसा संचित निधि से, लेकिन यहाँ 500 करोड़ रुपए होता है बेटा आकस्मिक निधि में। ये आर्टिकल 267 के तहत बनाई गई है और इस पर अधिकार राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति आपातकाल के समय देश में जरूरत पड़ने पर कभी भी इस पैसे को निकाल सकता है। ये वित्त आयोग होता है, केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करता है। आर्टिकल 280 में है ना, केंद्र को पैसा कितना देना है और राज्य को भैया पैसा कितना देना। आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग है, 338 में SC आयोग, और आर्टिकल 338 ए में बेटा, आर्टिकल 338 ए में याद रखना ये ST जो जंगल में रहने वाले जनजातीय लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया है। और आर्टिकल 368 भी जो है बेटा ये OBC का आयोग है, ठीक है ना। तो ये भी आप क्या रखोगे बेटा, याद रखोगे तीनों आर्टिकल 338 और 338 का और 338 का, ये दोनों की दोनों बेटा क्या है, इंपोर्टेंट है। आगे आ जाओ फटाफट से। देखो ये क्लास में मैं ज्यादा बातचीत इसीलिए नहीं करता हूँ, छोटी स्टैटिक क्लास है, इसमें पूरा कवर किया जाता है, ठीक है, इसीलिए ज्यादा मौका नहीं मिलता बेटा हमें आपसे इधर उधर की बातें करने का, फालतू की बातें करने का, ठीक है ना। तो आप लोग, मैं ये क्लास बना रहा हूँ वो चुनिंदा चीज, एग्जाम के ठीक पहले देखने वाली क्लास है, बता रहा हूँ कि देख के चले जाइए, पूरा मिल जाएगा। पॉलिटिकल का एक भी आर्टिकल यहाँ से छूटेगा नहीं, किसी भी पेपर में आ जाए। स्टैटिक रिलेटेड, क्योंकि ये स्पेशल चैनल किससे रिलेटेड है, स्टैटिक से रिलेटेड है। तो आपको 4 चांद लगाने वाला ये चैनल है, रेगुलर इसे फॉलो करते रहना, कुछ ही दिनों में आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो बेटा। आ जाओ। अब कह रहा है राज्य की भाषा किस आर्टिकल में है, तो भैया आर्टिकल 343 में। यहाँ लिपि देवनागरी रखी गई और भाषा हिंदी रखी गई है, ये ध्यान रख लेना। प्राथमिक स्तर पर बेटा शिक्षाओं में जो भाषा यूज की जाएगी वो आर्टिकल 350 का में की जाएगी। मातृभाषा पढ़ने के लिए छोटे बच्चों के लिए, इसके लिए आर्टिकल 350 का बनाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल पूछे आपसे, आर्टिकल 352 अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो ये जब बाह्य युद्ध हो रहा हो, बाहर से कोई आक्रमण किया या किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, उस स्थिति में बेटा देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर देता है, उसे घोषित कर देता है, ठीक है ना। और लोकसभा के कहने पर राष्ट्रपति उसे बंद भी कर देता है, खत्म भी कर देता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल 2 होते हैं बेटा, जिन्हें राष्ट्रपति शासन कहते हैं। एक आर्टिकल 356 के तहत, जब राज्य की सरकार का CM कुछ संविधान का गलत उल्लंघन करता है, और एक बेटा केंद्र ने कोई निर्देश दिया है और राज्य ने नहीं माना, तो आर्टिकल 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगता है। ये दोनों आर्टिकल याद रखना, केवल 356 नहीं, 365 के तहत जब मान लो कोई कानून बनाया है केंद्र ने और राज्यों में लागू कर रहा है, राज्य मना कर रहे हैं, भैया निर्देश का पालन नहीं कर रहे, तो 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की क्या करता है, सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है, जिससे कि राज्यों की ताकत किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। वित्तीय आपातकाल की बात करें बेटा, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो आर्टिकल 360 के तहत क्या होता है, ये लगाया जाता है। अभी तक राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगाया गया, 10 बार लगाया गया है, ठीक है ना। आगे चलिए, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है बच्चा, इसमें है 368 में है, याद रखना इस चीज को। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में प्रावधान जो है 370 में है। संविधान में कोई भी बदलाव होगा तो 368 के तहत। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में पूछे तो आर्टिकल 315 में है, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें आपसे कि भाई लोक सेवा आयोग वगैरह ये किस आर्टिकल में बनते, ये भी तो आपसे पूछ लेगा, बताइए, ये पूछे नहीं जाते भाई। संघ लोक सेवा आयोग वगैरह भी कई बार, आप, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों, जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों तक, आ रही है, ठीक है। तो देखो ये आर्टिकल 312 में है, IAS IPS वगैरह और IFS वगैरह, और ये इसके लिए राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और भैया संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, एक UPSC और एक राज्यों के लिए होता है UPPSC वगैरह, इस तरीके से। तो ये आर्टिकल 315 के तहत बनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आर्टिकल 312 से 315 तक ये सब अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। निर्वाचन आयोग की बात करें तो आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना। 324 में निर्वाचन आयोग है, ध्यान रखना।
आर्टिकल 325 में आप लोग जो है अपना नाम मतदाता सूची में कर सकते हो, और आर्टिकल 326 में बेटा आप जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डाल सकते हो। ये आर्टिकल 326 है। ये तो आर्टिकल 325 और 326 को भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। राज्य का जो राज्यपाल होता है, ठीक है ना, राज्य का जो राज्यपाल होता है भाई, उसे भी तो क्षमादान शक्ति दी गई है। बताइए जल्दी से, राज्य का जो राज्यपाल होता है क्या उसे क्षमादान शक्ति नहीं दी गई? बताइए मुझे किस आर्टिकल में है राज्य के राज्यपाल की क्षमादान शक्ति? कोई भी बच्चा बताइए। ठीक है ना, ये बताओगे मुझे जल्दी से, आप लोग बताओगे ये। देखो एक शब्द होता है बेटा कोरम। क्या शब्द होता है बच्चों? कोरम शब्द होता है। कोरम किसे कहते हैं आप लोग बताइए। तो बेटा कोरम कहते हैं बच्चों कि मैक्सिमम कितने लोग जो है इकट्ठा, मतलब मैक्सिमम सत्र के लिए। देखो इसका मैं बता ही दे रहा हूँ, आर्टिकल 161 है, इसे याद रखना। 161 ये दे रखा है, ठीक है ना। आपसे पूछे आर्टिकल, देखो इसे बताना, ये मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, 129 होगा या 127 होगा, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। कोरम, कोरम कहते हैं जब भी जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है उसमें मिनिमम कितने जो है जज होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय आपसे पूछे, तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों आर्टिकल आपको कमेंट में बताने हैं। हाई कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय आपसे पूछे, भाई अभिलेखीय न्यायालय ये मैंने आपको बताए हैं। हाई कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है जो भी साक्ष्य हैं उनको आप कहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, उनको आप कहाँ पे रखोगे, तो अभिलेखीय न्यायालय में रखोगे, ठीक है ना। इसका आर्टिकल 127 कर लेना आप लोग, ठीक है। संपत्ति का अधिकार 300 का में है बच्चों, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये संशोधन के बाद। नैसर्गिक न्याय मतलब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आर्टिकल 311 में है बच्चों। किसमें? आर्टिकल 311 में। नए राज्यों का प्रवेश, सीमा और नाम, देखो नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में है, और आर्टिकल 3 में क्या है बेटा? सीमा परिवर्तन। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा बेटा आर्टिकल 4 में है, संविधान के आर्टिकल 4 में है। तो ये आप लोग याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको खत्म किए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक चीज छोटी सी बस याद रखना, भाग 5 में केंद्र की सरकार है और भाग 6 में बेटा राज्य की सरकार है। केंद्र की सरकार के लिए 52 से 151 आर्टिकल दिए गए, राज्य के लिए 152 से 237 आर्टिकल दिए गए, ठीक है। तो यहाँ क्या रखना है? 52 में राष्ट्रपति है तो इसमें 101 ऐड कर दो, 153 में राज्यपाल है राज्य का। जो 53 में राष्ट्रपति की शक्ति है बेटा 101 जोड़ दो और वो राज्यपाल की शक्ति हो जाएंगी राज्यों में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है तो 101 जोड़ दो, 155 में राज्यपाल का निर्वाचन है। पता है आपको 61 के तहत राष्ट्रपति महाभियोग, 72 में क्षमादान शक्ति है, 23 के तहत अध्यादेश, और 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। कुछ यहाँ पे भी है, देखो ये प्रधानमंत्री के लिए, पीएम के लिए और ये सीएम के लिए आर्टिकल दे रखा है, ठीक है। देखो जो मंत्रिमंडल है जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, ध्यान रखना, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट ऊपर दर्जे के मंत्री होते हैं, उसे मंत्रिमंडल कहते हैं, आर्टिकल 74 में है। इसमें 99 जोड़ दो, 153 में ये राज्य के कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो मंत्रिमंडल होता है राज्य का। हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री 75 में, 99 जोड़ दो, 164 में राज्यों का सीएम है, ध्यान रखना, ठीक है। 76 में महान्यायवादी है, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, और 99 जोड़ दो, 165 में राज्य का सबसे बड़ा वकील है, ठीक है ना। यही देखो संसद हमारी 79 में है तो 99 जोड़ दो, 168 में विधानमंडल है, राज्यों की संसद है, ठीक है। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है, 99 जोड़ दो, 170 में बेटा विधानसभा है, 175 में विधान परिषद है। बच्चा उम्मीद करता हूं आप सभी को ये संविधान के सभी आर्टिकल दिमाग में भर गए होंगे। केवल 20 बार रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले, 100% पॉलिटी का एक भी अनुच्छेद आपसे छूटने वाला नहीं है। फिर से लाएंगे एक और तूफानी क्लास कैसी लगती है कमेंट जरूर किया करिए, और लाइक बच्चों जरूर किया करिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से और स्ट्रेटजी से मटेरियल आपको स्टैटिक दिया जा रहा है। बच्चों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों, भारत माता की जय।